हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज हम फिर से फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसके पहले लेक्चर में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो पहली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसपे हम लोग इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का किए हुए हैं, है ना, कि बेसिक फार्माकोलॉजी है क्या, उसके क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का अगला टॉपिक ये आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। जो इस टॉपिक का मतलब ही है कि जैसे ड्रग लिखा है ना, ड्रग मतलब मेडिसिन, दवाई, उसको ड्रग बोलते हैं। एडमिनिस्टर करना को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है शरीर में उसको कहीं ना कहीं से पहुंचाना। ठीक है। और क्या क्या उसके रूट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में दवा पहुंचाने के ढेर सारे रूट हो सकते हैं। एक तो हम लोग मुंह से खा सकते हैं, एक नाक से भी जा सकती है ना, एक आंख से भी, तमाम दवाइयां आंख में डाली जाती हैं, कुछ कान में, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आर देयर, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, इवन विद एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। तो आइए, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली। इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका मतलब होता है द पाथ थ्रू विच अ ड्रग इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, है ना, वो रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, जिसके थ्रू किसी दवाई को हम लोग शरीर में पहुंचाते हैं। ठीक है क्या। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रूट के चॉइस को अफेक्ट करते हैं। यहां पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस, चॉइस मतलब किसका, चॉइस ऑफ रूट, है ना, किस रूट को हम सेलेक्ट करेंगे उस दवा को, उस पर्टिकुलर दवा को शरीर में पहुंचाने के लिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। एक तो सबसे पहला तो हो गया नेचर ऑफ ड्रग। आप लोग इसके पहले आप ये समझिए कि हर दवाई को हम लोग टैबलेट फॉर्म में नहीं लेते, ना कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, ना सिरप फॉर्म में लेते हैं, है ना। हर दवाइयां अलग अलग तरीके की होती हैं। ना हर दवाई को हम लोग मुंह से ही खा लेते हैं, है ना। आंख में कोई समस्या है तो मुंह से दवाई खा नहीं, उसको आंख पर डाल लेते हैं, है ना। ढेर सारी दवाइयां, आप किसी को हल्का सा मोच लगी है तो उसके लिए दवाई अलग से अंदर से खाने की जरूरत नहीं, ऊपर से हम लोग लगा देते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है अलग अलग, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक तो सबसे पहले हो गया नेचर ऑफ ड्रग। ठीक है, वो दवाई का जो केमिकल नेचर है वो कैसा है, एक ये सॉलिड है कि लिक्विड है, या इरिटेंट है, या स्टेबिलिटी का मामला है कुछ उसका, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा रूट हम लोग को सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर दवा को शरीर में पहुंचाने के लिए। एक तो हो गया डिजायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, कितना तेज हमको एक्शन चाहिए शरीर में, है ना, उसके आधार पर भी ये रूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो किसी को बरसात के सीजन में आमतौर पर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है, तो उस समय क्या करना है उसको, उसकी जो दवाइयां हैं एंटीटॉक्सिन वगैरह, तो वो दवाइयां क्या उसको गोली मुंह से खिलाएंगे, नहीं, समय नहीं है ज्यादा। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको पैरासिटामोल, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको क्या पैरासिटामोल हम लोग मुंह से खिला देंगे, क्योंकि मुंह से खिलाएंगे कोई भी चीज तो हम लोग, तो क्या करेगा, माउथ से जाने के बाद वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर वो अंदर एब्जॉर्ब होगा, जब ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में पहुंचने के बाद जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर वो पेन हो रहा है वहां दवा पहुंचेगी, फिर जाके अपना एक्शन शो करेगी। तो इसके बजाय हम लोग डायरेक्टली अगर उसको ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें, इंजेक्शन के फॉर्म में, है ना, तो वो क्या होगा कि वो दवाई डायरेक्टली काम करेगी और फटाक से एक्शन मिलेगा। तो कितना तेज हमको एक्शन चाहिए उसके आधार पर भी ये किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने का रूट डिसाइड होता है। एक है साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन मतलब जहां पर एक्शन चाहिए हमको, है ना, कहां पर चाहिए, अगर हम लोग को कहीं छोटी जगह पर चाहिए, बाहर जगह पर, है ना, जहां चाहिए वहीं लगा दिया जाए तो लोकल उसको बोलते हैं। और सिस्टमिक का मतलब ब्लड में इंजेक्ट करने के बाद हम लोग को दवाई कहीं पर पहुंचाई जाए। ठीक है क्या। एक है पेशेंट कंडीशन। देखिए ये सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इन सब तीनों के डिसीजन होने के बाद भी एक पेशेंट की कंडीशन है कि नहीं की, है ना, कि पेशेंट कंडीशन है कि नहीं। मान लो अब उसको टैबलेट खिलाना है दवाई, लेकिन पेशेंट बेहोश है, तो कैसे करेंगे, सेम दवाई हम लोग टैबलेट के फॉर्म में दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कोई भी दवाई हम लोग खिला रहे हैं उसको फटाक से वोमिटिंग आ जा रही है तो खिलाएंगे नहीं, उसको हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर किसी और रूट के थ्रू जा सकते हैं जहां पर वोमिटिंग ना आए उसको। एज कैसी है उसकी, बहुत छोटा बच्चा है तो बड़ा टैबलेट कैप्सूल नहीं खा पाएगा, फिर उसके लिए सिरप के फॉर्म में देना पड़ेगा उस दवाई को, है ना। सीवियरिटी क्या है, जो को बीमारी है उसकी गंभीरता कितनी है, तो उस आधार पर भी हम लोग इस दवाई देने के रूट को डिसाइड करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द चॉइस ऑफ रूट व्हाइल सेलेक्टिंग फॉर स्पेसिफिक ड्रग, जिसके लिए चार हम लोगों ने बात किया। एक नेचर ऑफ ड्रग के बारे में बात किया, एक स्पीड ऑफ एक्शन के बारे में बात किया, एक साइट ऑफ एक्शन, और एक पेशेंट की कंडीशन के बारे में बात किया। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर ही हैं जो किसी पेशेंट को दवाई खिलाते समय कौन सा रूट हम लोगों को लेना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो सारे रूट्स को हम लोग यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन करने के लिए एक टेबल बनाया गया है। इसके अंदर हम लोग को समझना है कि किस तरह के कितने अलग अलग टाइप्स के रूट्स अवेलेबल हैं शरीर में दवा पहुंचाने के लिए। सबसे मेजर टाइप से देखिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है क्लासिफिकेशन को ना।
एक ये एंटरल रूट बोलते हैं इसको, और एक होता है पैरेंट्रल, और तीसरा होता है टॉपिकल। ठीक है, तीन मेजर तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एंटरल मतलब होता है एंटरिक कैविटी, है ना। एंटरिक कैविटी मतलब क्या होता है, देखो ये जीआईटी के थ्रू दिया जाता है। जीआईटी क्या है, जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मतलब वो ट्यूब, वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर। गैस्ट्रो मतलब यहां पर क्या है, गैस्ट्रो मतलब यहां पर स्टमक, और इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन। तो जहां पर ये स्टमक हमारा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता हो उसको जीआईटी बोलते हैं। इवन जीआईटी यहां से लेकर स्टार्ट होता है, जीआईटी पूरा, है ना, माउथ से लेकर के यहां तक पूरा, उसमें ट्यूब, सिंगल ट्यूब जो है जिसमें हमारा स्टमक भी आएगा, फिर इंटेस्टाइन आ जाएगा पूरा, और पूरा एक जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग जीआईटी बोलते हैं। तो ये जीआईटी के थ्रू जितने भी ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो पूरा एंटरल रूट में किया गया है उसको। ठीक है, अगर एंटरल रूट के अंदर हम लोग को कहीं किसी भी तरह से पहुंचना है तो उसको पार एंटरल बोलते हैं। देखो एंटरल ये भी है, लेकिन पार एंटरल मतलब उसको एंटरल के अंदर हम लोग को घुसना है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा वहां पर, इंजेक्शन हो गया, या बाईपासिंग जीआईटी, जीआईटी को बाईपास करके हम लोग कहीं पर पहुंच जाए, मतलब उसको जीआईटी टच ना हो कहीं पर भी, तो उसके थ्रू जहां पर भी हम लोग दवाई पहुंचाया जाता है वो पेरेंटल रूट का होता है। और उसके बाद कहीं पर भी नॉर्मल तरीके से कहीं पर भी हो, बाहर से अगर हम लोग को उस पर्टिकुलर जगह पर अगर समस्या हो रही वहां पर दवाई लगा दिया जाए, उसको टॉपिकल रूट बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। जैसे इंटरनल हम लोग रूट के बारे में बात करें तो इसमें 4 मेन रूट बताए गए हैं। एक तो ओरल रूट, सबसे कॉमनेस्ट रूट यही है ना, किसी भी दवाई को खाने का सबसे कॉमन, सबसे इजीएस्ट रूट यही है। किसी तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पेशेंट की कंडीशन सही होनी चाहिए जिससे वो टैबलेट कैप्सूल खा सके। ओरल मतलब मुंह से जो हम लोग दवाइयां खाते हैं, ठीक है क्या। एक होता है सबलिंगुअल, जब हम बोलते हैं कि मुंह से हम लोग दवाइयां खाते हैं तो मुंह का मतलब होता है जैसे नॉर्मल टैबलेट हमने लिया, यहां रखा और पानी से वहां से निकल लिया फटाक से, है ना। लेकिन अभी रुक जाइए, इसी मुंह के अंदर ही, ओरल कैविटी के अंदर ही हमारा जो टंग है, टंग के नीचे का कुछ सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वहां पर कुछ कुछ दवाइयां कही जाती है जीभ के नीचे खाली रख लो, तो उसी को सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। खाली वहां जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो दवाइयों को हम लोग खाली जीभ के नीचे रख लेते हैं, वो वहीं से जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वहां की वैस्कुलर सप्लाई बहुत हाई होती है। वैस्कुलर सप्लाई मतलब उसके नीचे ब्लड कैपिलरीज बहुत ढेर सारी पाई जाती है, तो ब्लड कैपिलरीज ज्यादा होंगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब होकर जल्दी जल्दी वो ब्लड में जाती जाएंगी। क्योंकि यहां से पूरा जब अंदर खा लोगे, निकल के ले जाओगे तो स्टमक में जाएंगी, फिर वहां से स्टमक की वॉल से या फिर इंटेस्टाइन की वॉल से अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। लेकिन यहां पर क्या है कि यहीं डायरेक्टली हो जाएगी, इतना समय बच जाएगा। सब लिंगुअल रूट के बाद एक बक्कल रूट हो गया। बक्कल रूट किसको बोलते हैं, देखो एक तो जो दांत के अंदर का हमने कहा, ये पूरा पोर्शन अंदर का वो क्या हो गया, पूरा ओरल रूट हो गया, समझे। उसके बाद दांत और बाहर जो गाल है या होठ के आसपास का रीजन, है ना, होठ और दांत के बीच में भी एक एरिया पाया जाता है। यहां पर आमतौर पर जो लोग खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं कच्ची वाली, तो वो यहीं पर रखते हैं ना, यहां से निकाल के यहां रखते हैं, मतलब दांत के बाहर और होठ के अंदर। तो ये जो पूरा हिस्सा है ऐसे ऐसे बंद करके, ये वाला हिस्सा जो है ना, तो ये पूरा हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं यहाँ के। और बक्कल रूट से जैसे जैसे निकोटीन को यहाँ से एब्जॉर्ब कराया जाता है, इस तरह से तमाम दवाइयां भी हैं जिसको हम लोग यहाँ से एब्जॉर्ब कराते हैं, इसी को बक्कल रूट बोलते हैं। ठीक है, और एक रेक्टल रूट भी है भाई। रेक्टल रूट मतलब जीआईटी में ही, क्योंकि जीआईटी का ही लार्ज हिस्सा क्या है, रेक्टल है। अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो जो हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन 2 पार्ट का मेन होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, इलियम, ड्यूडिनम और जेजुनम, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कॉलन, लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम। तो ये भी जीआईटी का ही पार्ट होगा, तो आई तो इसी में है, तो इसीलिए इस रेक्टम रूट से भी तमाम दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है क्या, जैसे सपोसिटरीज वगैरह हो गया। तो और अब ये पैरेंटल रूट क्या है, जिसमें इंजेक्शन के रूप में हम लोग देते हैं। अच्छा, इंजेक्शन भी कई तरह के हो सकते हैं। एक है इंट्रावेनस, इंट्रा मतलब अंदर, के अंदर ऐसा समझो। तो इंट्रा मतलब क्या, के अंदर, किसके अंदर, वेनस मतलब वेन्स के अंदर। जब वेन्स के अंदर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं उसको इंट्रावेनस रूट बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसको आईवी कहा जाता है। और अगर हम लोग इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा मतलब बता दिया के अंदर, मस्कुलर मतलब मसल के अंदर, है ना। जैसे अभी आपने देखना कोविड-19 की वैक्सीन जिसको भी लगी होगी तो वहां पर यह एक मसल होती है, डेट्रूशन मसल, यहां पर, है ना, यहां पर लगाई जाती है, तो मसल पे ही लगता है वो, इसीलिए वो जो रूट अपनाया गया था वो आईएम रूट अपनाया गया था। सब क्यूटेनियस रूट है, सब मतलब सब मतलब नीचे। अब क्यूटेनियस क्या है, स्किन की अलग अलग लेयर, जिसमें एक लेयर आती है जिसको क्यूटीन बोलते हैं, क्यूटीन लेयर के जस्ट नीचे जो लगाए जाते हैं उसको सब क्यूटेनियस रूट बोलते हैं, सब क्यूटेनियस रीजन भी बोल सकते हैं कई बार इसको। ठीक है क्या,
जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह सबक्यूटेनियस रूट से ही लगता है किसी को। इंट्राडर्मल, उसी स्किन में एक डर्मिस लेयर आती है ना, डर्मिस के अंदर अगर हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस इंजेक्शन का नाम होगा इंट्राडर्मल। और भी ढेर सारे इंजेक्शन है ना, जिसके आधार पर वो नाम रखे गए हैं, लेकिन मेजर ये है हमारे पास। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं टॉपिकल रूट के बारे में, या इसको लोकल रूट भी बोलते हैं। जैसे स्किन इसका पहला एग्जाम्पल है, समझे। तो स्किन इसका एग्जाम्पल मतलब क्या है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए किसी को कोई हल्का फुल्का कोई समस्या हो गई है ना, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर कहीं स्प्रेन हो गया है ना, मोच हो गई, चोट हो गई, तो उसके लिए दवाइयों को शरीर के अंदर पहुंचाया जाए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। उसके लिए हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए कि उसके लिए जो जैसे वॉलिनी स्प्रे वगैरह आता है, या बाहर बाहर से कोई ऑइंटमेंट होता है, क्रीम होता है, उसी स्किन पर हम लोग डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे अपना काम बन जाता है ना। तो उस तरह से ये जो स्किन है ये भी एक रूट की तरह है, जहां पर हम लोग दवाइयों को उसके साथ हम लोग शरीर में पहुंचा देते हैं। और इस तरह से है, आई है, ईयर है, नोज है, इन सब के लिए अलग अलग ड्रॉप्स आती है। इन सब के प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे आंख की कोई प्रॉब्लम हो तो आंखें में दवाई डाली जाएगी, है ना। टॉपिकल या लोकल एप्लीकेशन का मतलब ये है। कान में कोई दिक्कत है तो कान में ही दवाई डाल दिया जाएगा ड्रॉप के फॉर्म में। नाक के लिए भी अलग अलग ड्रॉप्स अवेलेबल है, समझे। इनहेलेशन इस तरह से है, लंग्स में कोई समस्या आ रही है तो जैसे जैसे वो अस्थमा के केस में होता है ना, उसका एक पंप होता है जिसमें दवाई भर के से स्प्रे कर दिया जाता है ना। तो स्प्रे करने के बाद वो कहा जाता है, यहां से डायरेक्टली, वो माउथ से नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एक्चुअली यहां से जाकर के, यहां से आपका एक फूड पाइप अलग है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है कहां से, स्टमक से, लेकिन यहीं से दूसरा पाइप भी जाता है जो डायरेक्टली लंग्स में जाता है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। वो ट्रैकिया वहां जाकर के लंग्स में जाके खुलता है डायरेक्टली। उस ट्रैकिया से जाकर के वो वेपर्स डायरेक्टली जाके लंग्स की एल्विलाई में जाकर के वो वहां से वो किसी भी समस्या को दूर करती है। उस तरह के रूट को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। एक है वेजाइनल या यूरेथ्रल रूट, समझे। ये फीमेल में तमाम वेजाइनल इंफेक्शन हो सकते हैं, जिसके थ्रू वो दवाइयां खाली वहां इंफेक्शन तो वहीं पर अप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। आमतौर पर बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन यहां पर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चाहे यूरेथ्रा हो चाहे वेजाइनल रूट हो, इसके थ्रू भी हम लोग लोकली अप्लाई करते हैं मेडिसिन को। सो दीज आर द डिफरेंट रूट्स जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दवाई को शरीर में पहुंचाते हैं। इसका एक आउटलुक हम लोगों ने ले लिया है, एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हम लोग पढ़ना है हम लोगों को कौन सा, ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट में हम लोग जो जीआईटी वाला रूट था, जिसमें सबसे पहला ओरल रूट है। ओरल रूट के बगल में यहाँ पर पियो लिखा हुआ है। देखिए, लैटिन भाषा का एक शब्द होता है ना, पियो, इसका मतलब होता है परऑस। ये पियो मतलब ये है परऑस। परऑस का मतलब होता है थ्रू द माउथ। परऑस का मतलब क्या है, पड़ोस नहीं लिखा है, ये परऑस है, अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब होता है थ्रू द माउथ। डॉक्टर साहब जब लिखेंगे पर्चा, अगर आप फार्मासिस्ट हैं या होने वाले हैं, तो वहां पर पीओ लिख देंगे, तो इसका मतलब उस दवाई को माउथ के थ्रू ही देना है। ठीक है, वो साफ साफ नहीं लिखेंगे मुंह से खाना है इसको, पीओ लिख देते, मतलब समझ गए। किसी दवाई के आगे जैसे वो बीडी लिख देते हैं, या बीडी या बीडीएस, कई बार इसका मतलब क्या होता है, बीडी नहीं लिखे हैं ये बीडी का मतलब होता है बिसिंडाई, मतलब दिन में 2 बार। कई बार डॉक्टर साहब, क्योंकि पब्लिक भी कई तरह होती है, तो इस तरह गोला गोला बना देते हैं, लो भैया 2 लग गया, 2 मतलब 2 टाइम, है ना। 3 टाइम जो गोला बनाया जाता है, तो पर्चे में कई बार इसको टीडी लिखा रहेगा दवाई के आगे, टीडी लिखा या 3 गोला ऐसे बना दिया जाए तो अलग बात है, पेशेंट को समझाने के लिए होता है। ये सारे सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय डॉक्टर साहब लोग करते हैं। ओरल रूट मैंने बताया ही, ड्रग टेकन बाय माउथ, और क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड वाया स्टमक और इंटेस्टाइन। कौन सी दवाई स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, कौन सी दवाई इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, उसके लिए आपको पीएच पढ़ना पड़ेगा। स्टमक का पीएच अगर आप समझेंगे तो 1.4 के आसपास होता है, और इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, 8 के आसपास या 7.6 के आसपास। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक रिजॉल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा होगा उसी में घुल जाएगा। ठीक है, तो जो भी एसिडिक ड्रग्स होंगी, एसिडिक नेचर की जो ड्रग्स होंगी, वो स्टमक की वॉल से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे ब्लड में, और जो बेसिक नेचर की होंगी, है ना, जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा, वो इंटेस्टाइन से जाके एब्जॉर्ब होती है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ पर ओरल रूट में क्या करते हैं, दवाई माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं, और माउथ के थ्रू इंटेक करोगे तो क्या हो जाएगी, वो स्टमक या इंटेस्टाइन से ही वो एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड में। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, पैरासिटामॉल एक दर्द निवारक है, और ये बुखार भी ठीक करता है। जितने भी दर्द निवारक वाली गोलियां हैं, ठीक है, उसको अपन एनाल्जेसिक कैटेगरी में बोलते हैं, और जो बुखार को ठीक करती हैं, फीवर को ठीक करती हैं, उनको एंटीपायरेटिक कहा जाता है। समझे क्या, तो पैरासिटामॉल एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब दर्द बुखार दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। और पैरासिटामॉल के टैबलेट तो आप जानते हैं कि माउथ से ही हमेशा से लेते चले आए हैं, हालांकि उसका इंजेक्शन वगैरह भी अवेलेबल है ना। ये दवाई है आइबुप्रोफेन, एनएसएड कैटेगरी की है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, समझे, एनएसएड इसको बोलते हैं। तो इसके मतलब है कि इसमें स्टेरॉइडल कंटेंट कुछ भी नहीं है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, कहीं पर वो सूजन के साथ जलन वाला आ जाए उसको आइबुप्रोफेन दिया जा सकता है वहां पर। एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है एक तरह का ये, ठीक है, जिसको भी हम इसके सारे के टैबलेट कैप्सूल्स अवेलेबल है, आमतौर पर टैबलेट्स अवेलेबल हैं। एंटीबायोटिक्स जनरली आते हैं किसमें, किस फॉर्म में, वो कैप्सूल्स के फॉर्म में, ठीक है, ये दोनों टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट। इसका एडवांटेज क्या है भैया ना, ओरल रूट में, ओरल रूट हम लोगों ने पढ़ा, उसका ये सब समझा, एग्जाम्पल पढ़ा, तो एडवांटेज इसका क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ओरल रूट एक तो कन्वीनियंट होता है, आसान होता है ना, कोई भी दवाई के बारे में, जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे एक सबलिंगुअल रूट के बारे में बात करें, सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट सबसे इजी वाला है, सबसे कन्वीनियंट है। सबलिंगुअल रूट में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, किसी को कहा जाता है कि जीभ के नीचे कोई दवाई रख लो, हो सकता है जीभ के नीचे लार के साथ थोड़ा ज्यादा बन जाएगा और वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ जल्दी से ढंग से, तो वो क्या हो जाएगा, निकल लेगा, पूरा ओरल रूट मिला देगा। इसके साथ कोई चैलेंज नहीं है, बच्चे को जबरदस्ती मार पीट के भी खिलाया जा सकता है, अलग मार पीट ना करिएगा भाई, ठीक है, उसके लिए दूसरा टाइप का रूट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे या फिर दवाई बदल देंगे। तो कन्वीनियंट के साथ ये सेफ भी है आमतौर पर, है ना, किसी को फर्जी इंजेक्शन लग जाए या फर्जी कोई गोली खा ले, दोनों में से बचेगा कौन, जो गोली वाला है, क्योंकि उसके लिए समय मिल जाता है ना, क्योंकि तुरंत है तो ब्लड में पहुंच नहीं जाएगी वो ड्रग, आप खाएंगे फिर स्टमक में जाएगी, स्टमक में टूट जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी आमतौर पर, ठीक है। और एक और बात है कि इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, पैरासिटामोल का टैबलेट 1 रुपए का लगभग एक आता है, एवरेज प्राइस के हिसाब से लगभग 1 रुपए का आता है ना, और अलग अलग ब्रांड में जाए तो 2 रुपए 2.5 रुपए भी आता है, लेकिन एवरेज हम मान लेते हैं 1 रुपए का है। लेकिन उतना ही एक्शन पाने के लिए 1000 mg या 500 mg पाने के लिए अगर वो इंजेक्शन फॉर्म में लगेगा तो अलग प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर सेम पैरासिटामोल हम लोग उतने ही एफिकेसी का इंजेक्शन के फॉर्म में लेंगे तो कम से कम वो 40, 45, 50 रुपए का मिलेगा, लेकिन सेम ऐसी टैबलेट रहेगा तो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, 1 रुपए एवरेज के आसपास मिल जाता है 500 mg। और ये क्या है, सुटेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, पेशेंट को दे दीजिए अपने आप वो खलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ये तो हमने फायदा गिना लिया, अब नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि स्लो ऑनसेट है। ऑनसेट क्या है इसका, स्लो ऑनसेट क्या होता है यहाँ पर, है ना, देखिए ऑनसेट समझने के लिए आपको चीजें एक दो चीजें समझना पड़ेगा कायदे से। ऑनसेट देखो, एक होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन किसी भी ड्रग का, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। कोई समस्या आपको थी, आपने कोई टैबलेट या कैप्सूल या कोई भी दवाई आपने खाया, खाते तुरंत मान तो समस्या दूर नहीं हो जाएगी, है ना। उसके बाद मान लो फीवर था आपको, तो खाया तो तुरंत, तो एक खाते ही तुरंत फीवर तो नहीं से हो जाएगा ना, उसमें क्या होगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन जो उसके बाद से फीवर थोड़ा कम होने लगे, इसका मतलब शरीर में दवा असर करने लगी। जो पहली बार 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या आधा घंटा या 2 घंटा 4 घंटा जितना भी समय हो, पहली बार जब उस दवाई का एक्शन प्राप्त हो, उसने उसके जब इंजेक्ट किया तब से लेकर के पहली बार एक्शन जब तक प्राप्त हुआ है, उतने पूरे टाइम पीरियड को अपन ऑनसेट ऑफ एक्शन बोलते हैं। मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अ काइंड ऑफ टाइम, है ना, और एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जब पहली बार एक्शन प्राप्त हो गया उसके बाद कितनी देर तक उसका असर रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, समझे क्या। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन दवाई खाने के बाद जब वो फायदा करना स्टार्ट किया और उसको ऑनसेट ऑफ एक्शन बोल दिए, स्टार्ट करने के बाद कब तक वो असर उसका रहा, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा ना भाई, तो असर खत्म होते ही जहां तक होता है उसको अपन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो यहां तो हम लोग बात करते हैं कि इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत हमको असर चाहिए तो बहुत समय लग जाएगा उसमें, है ना। एक क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन वॉमिटिंग या अनकॉन्शियसनेस, अगर कोई पेशेंट बेहोश है या कोई भी खा रहा है वॉमिट कर दे रहा है तो फिर आप टैबलेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, खिलाते में तुरंत उल्टी कर देगा उसको, है ना। तो ये इसके साथ डिसएडवांटेज है। और क्या लिखा है, डिस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक एसिड, अगर इसमें हम लोग करेंगे इंसुलिन जैसी दवाइयां हम लोग अगर ओरल दे दें तो वो गैस्ट्रिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरनाक वाला एसिड भरा पड़ा है उसको खत्म कर देगा, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा पूरा पूरा ये, है ना। और यहाँ पर एक समस्या क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, ये क्या करता है, उस इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में हम लोग समझते हैं शॉर्टकट में, है ना। तो वैसे है ये बहुत डिटेल में, आगे आएगा मेटाबॉलिज्म में, है ना, डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन समझिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है क्या। अगर आप अपने पूरे बॉडी के सिस्टम्स को अच्छे से समझते हैं तो हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पाते हैं, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और इंटेस्टाइन के बाद क्या हो गया, और रेक्टम से सुबेश मटेरियल बाहर। आमतौर पर जो एब्जॉर्प्शन वाला जहां जहां काम आता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में यूजुअली स्टमक और इंटेस्टाइन ये 2 पार्ट ही आते हैं। अगर आपको गलती से लग रहा है कि स्टमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद, फार्मेसी वाले बच्चे ध्यान दें, स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद
अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज दवाई डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है तो ये आपकी गलत फहमी है। डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्प्शन होने का मतलब डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्प्शन की बात नहीं की जा रही है, किसी भी ऑर्गन पर। ठीक है, एक आपके बॉडी में सिस्टम है जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ब्लड में जाने से पहले एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड में जाएगा भी। ब्लड में जाने से पहले कोई भी मटेरियल, कोई भी कंटेंट, कोई भी ड्रग, कोई भी फायदेमंद चाहे नुकसानदायक चीज, सबसे पहले कहां जाएगा? लीवर पे जाएगा। कहां जाएगा? वहां से डायरेक्टली वेसल्स कनेक्टेड है और वो कहां पर जाएंगी? लीवर पे जाएंगी। और लीवर उसका कुछ पोर्शन क्या करेगा? मेटाबोलाइज कर लेगा तुरंत ही, है ना, उसको खा लेगा। ऐसा समझो, कुछ पोर्शन, चाहे कुछ भी चीज खा लो तुम, लेकिन वो हमारे स्टमक इन सेंस जब एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होते ही डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, उसके पहले वो लीवर के पास जाता है। अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, इवन एल्कोहल भी आप ड्रिंक करेंगे तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। स्टमक से एब्जॉर्ब होते ही तुरंत वो लीवर के पास जाता है, ब्लड में नहीं जाता डायरेक्ट। और लीवर पर इसीलिए आमतौर पर सुनते हैं एल्कोहलिक जो पीपल्स होते हैं उनको लीवर की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि लीवर गंदी गंदी चीज ले रहा है। और दुनिया में आप समझ लीजिए, चाहे कुछ भी चीज खाइए आप, चाहे अच्छी चाहे खराब, वो लीवर कोई भेदभाव नहीं करता है। लीवर उससे फटाक से कुछ पोर्शन ले लेगा, है ना। ड्रग्स पर डिपेंड करता है, आमतौर पर कोई ड्रग का 30%, 40%, 20%, 15% इतना वो खा जाता है तुरंत ही। इसीलिए कहा जाता है कि पेन किलर्स का लगातार डोज लेना, बात में अंग्रेजी दवाइयां खाना या कुछ भी चीज हैवी सा खाना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां मिल जाता है? तुरंत लीवर पे मिल जाता है। फैट ज्यादा कंज्यूम करो, लीवर की समस्या। क्यों? क्योंकि वो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा? तुरंत ही लीवर पास चला जाएगा और लीवर फटाक से ले लेता है उसको। समझा रहे क्या? तो लीवर के पास चला जाता है हमेशा। मान लीजिए आपके शरीर में आपको 500 मिलीग्राम टैबलेट खाया आपने, पैरासिटामॉल ले लेते 500 मिलीग्राम, आपको फीवर ठीक करने के लिए 500 मिलीग्राम का टैबलेट आपको जरूरत थी, ठीक है क्या? लेकिन जब आपने ओरली इसको खाया तो ये एब्जॉर्ब होगा जा करके, है ना। एब्जॉर्ब होने ही तुरंत ही लीवर के पास जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर मान लेते हैं कि 10% भी अगर हो तो 50 मिलीग्राम लीवर इसको ले लिया, उसके बाद ब्लड में भेजा जाएगा जितना बचा, है ना, लीवर ही भेजेगा उसको। कितना बचा? 450। तो क्या अब ये 450 मिलीग्राम ही आपके ब्लड में पहुंचेगा? इसका मतलब कि हो सकता है आपने, आपका जरूरत हो आपको 500 मिलीग्राम की, आप ओरल रूट खा लेंगे तो 100% वो कभी जाएगा नहीं वहां, है ना, तमाम बीच में चला जाता है लीवर के पास। लीवर मेटाबोलाइज करके उसको डायरेक्टली निकाल देता है शरीर से। समझे क्या? तो पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा वहां, कहने का मतलब ये। इसीलिए ओरल रूट को ड्रग डोज बढ़ाने के साथ साथ ही हमेशा ही थोड़ा सा बढ़ा करके किया जाता है उसको। 500 मिलीग्राम की जरूरत है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 600 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम वो टैबलेट कैप्सूल खिलाया जाता है यहां से, क्योंकि वो जान मालूम है कि वहां चला जाएगा। तो यहां पर ये लिखा है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास है लीवर का, ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है किसी भी ड्रग के इफेक्ट को। ये डिसएडवांटेज है इसका, है ना। रिड्यूस किसको कर देता है? इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। बात समझ आ रही है यहां पर? ये सारा इसकी डिटेलिंग है। किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा? ओरल रूट के बारे में। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले रूट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगला रूट है सबलिंगुअल रूट या बकल रूट। दोनों को एक साथ हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। सबलिंगुअल रूट हमने कहा था ड्रग कहां रखते हैं? प्लेस्ड अंडर द टंग, नीचे, है ना, और बिटवीन गम एंड चीक्स, मसूड़ा और गाल के बीच में रखते हो, तो बकल कैविटी में कहा था ना। तो देखिए ये टंग है, टंग के नीचे, है ना, ये जो दवाई रखी गई है ये सबलिंगुअल रूट पे रखी गई है ना। और यहां पर जो गम्स के ऊपर, है ना, ये दांत लगे हुए, इसके बाहर ये लिप्स है, लिप्स के बीच का एक स्थान होता है, यहां पर अगर टैबलेट रखे जाए, देखो यहां पर दिखाया जाए, है ना, यहां पर रखा जाएगा, कहीं भी, चाहे यहां रख दो चाहे यहां ऊपर कहीं भी रख दो, है ना। ये जो रूट है ये बकल रूट कहलाता है ना। तो इस तरह से ही यहां पर इन दोनों रूट में काम किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए तो सबलिंगुअल रूट का एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। हमने कहा एंजाइना नाम की बीमारी है जो लंग्स से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, या हार्ट से कह सकते हैं, छाती से रिलेटेड है, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन हल्का सा होने लगता है। उसमें होता क्या है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उसकी ऑक्सीजन सप्लाई इनअप्रोप्रिएट हो जाती है, जिस कारण से वहां पर हल्का पेन आता है। उसको ठीक करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवाई दी जाती है और ये सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है ना। एक आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट है, ये दवाई भी सबलिंगुअल रूट से ही दिया जाता है। बकल कैविटी से हम लोग कौन सा दवाई देते हैं? निकोटीन लोजेंजेस देते हैं। लोजेंजेस भी एक तरह का डोजेस फॉर्म है जो आपने सुटिक्स नाम के सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लोजेंजेस, ठीक है। तो निकोटीन मतलब तंबाकू के लोजेंजेस होते हैं। जैसे आपने वो पोलो खाया है क्या? पोलो मतलब ठंडा ठंडा मीठा मीठा जो लगता है ना, सेम वैसा ही होता है लोजेंजेस, है ना। लेकिन क्योंकि उसमें मिंट डाला गया, वो कुछ शुगर वगैरह डाला गया, जो मीठा मीठा बना दिया गया आपके लिए, अगर उसी पे हम कुछ दवाइयां लगा के सेम वैसे दे दें
तो वो लोजेंजेस कहलाता है ना। तो निकोटीन के लोजेंजेस आते हैं और ये किस लिए किए जाते हैं? स्मोकिंग सेसेशन के लिए, क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते हैं, बीड़ी सिगरेट जो पी रहे हैं लोग, तो उनको एक्चुअली निकोटीन मिलता है उसमें से, और ढेर सारे और भी केमिकल्स मिलते हैं, है ना। तो आमतौर पर जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है आपके लिए बिलीव करने के लिए, लेकिन अगर सिगरेट और बीड़ी में अगर आपको लग रहा है कि उसमें निकोटीन है सबसे खतरनाक ये है, तो आप गलत है भाई साहब। निकोटीन उसमें से लीस्ट टॉक्सिक केमिकल है जो सिगरेट या उसके बीड़ी के अंदर पाया जा रहा है। उसमें ढेर सारे, इवन कहा जाता है मोर देन 100 डिफरेंट केमिकल्स आर देयर विच मे कॉज कैंसर टू दैट स्पेसिफिक पर्सन हु आर कंटिन्यूअसली डूइंग स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को सीज करने के लिए ये निकोटीन के लोजेंजेस दिए जाते हैं, और ये हमेशा ही उसी जगह पर दिए जाते हैं, बक्कल के जगह पर, ये होठ के और दांत के बीच वाली जगह पर रखे जाते हैं। एडवांटेज के बारे में बात करें हम लोग, देखो यहाँ पर क्या है, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, जो कि ओरल रूट में नहीं था। और ये क्या है, यूजफुल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जब आप यहां से देते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं डायरेक्टली ब्लड में, तो यहाँ डायरेक्टली ब्लड में जाता है, यहाँ के बाद डायरेक्टली लीवर में नहीं जाता, इसीलिए लीवर में जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। इसका मतलब कि जितना भी आप ड्रग लेंगे वो उसमें से मोस्ट ऑफ द ड्रग विल रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, उसका नुकसान क्या है ना, सबलिंगुअल या बक्कल रूट का नुकसान क्या है। तो बात हो रही है कि ओनली स्मॉल डोजेस इसका चाहिए होता है, जो कि थोड़ा दिक्कत है। और कई बार हो सकता है कि अनप्लेजेंट टेस्ट है, जिसकी वजह से इसका यूज क्या हो सकता है, लिमिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रखने वाला टेस्ट अगर अच्छा होगा तो आदमी लेके रखता रहेगा, पोलो वाला है ना, लेकर के उसको आदमी मुंह में चुगलाता रहेगा बढ़िया से, अच्छे से मजा लेता रहेगा उसका। लेकिन अगर टेस्ट उसका गंदा है तो फिर रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत देर तक, हो सकता है वोमिट वगैरह आ जाए। तो इसका डिसएडवांटेज है जो अनप्लीजेंट टेस्ट है, गंदा सा टेस्ट इसका हो सकता है दवाइयों का, है ना, इसलिए इसके साथ ये लिमिटेशन लगती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सबलिंगुअल और बकल रूट। आगे हम लोग बढ़े और रेक्टल रूट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रेक्टल रूट, रेक्टम हमने कहा वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं शरीर में, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, एज सपोजिटरी या इनेमा। ये दो ऐसे ये फॉर्म है दवाई के, एक सपोजिटरी होता है जो अलग अलग फॉर्म में आती है, और एक इनेमा होता है, ठीक है। आमतौर पर जिसको हायर लेवल की, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इनेमा वगैरह का। और सपोजिटरी भी अगर कोई इन्फेक्शन कहीं पर हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर पैरासिटामॉल की सपोजिटरी मिलती है ना, जिसको चिल्ड्रन में आमतौर पर लगाते हैं हम लोग, क्योंकि टेबलेट खा पाना मुश्किल है उसके लिए। एक डाइजेपाम की सपोजिटरी अवेलेबल है, जिसको सीजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। सीजर्स क्या होता है, झटका आना होता है ना कई बार, वो नर्वस डिसऑर्डर एक तरह का। और एक ये बीसाकोडिल सपोजिटरी आती है जो एक तरह की लैक्सेटिव है ना। अब ये लैक्सेटिव वगैरह आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। रेक्टल रूट के थ्रू किसी भी दवाई को एडमिनिस्टर करने में एडवांटेज क्या, इसके बारे में समझा जाए तो सबसे पहली बात है कि कभी कभी जब हम लोगों ने, जैसे ओरल रूट में हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था कि कुछ दवाइयों को लेने के साथ में वॉमिटिंग या होने लगती है, या फिर पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो उसको फिर वहां पर चले जाता था। लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू हम लोग ये रेक्टल रूट जो होता है यूजफुल हो जाता है इन सब केसेस में। जो वहां का डिसएडवांटेज था उसको पूरा करता है ये रूट, ठीक है। और क्या है, पार्शियल अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर के थ्रू, ठीक है, वो क्या होता है कि पार्शियली अवॉइड हो जाता है ना, अगर हम लोग किसी दवाई को रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात किया जाए तो इसका भी स्लो ऑनसेट है, मतलब देर में काम करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एंटरल रूट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें जीआईटी के थ्रू कोई ना कोई हम लोग रूट इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम लोग अगला बढ़ने जा रहे हैं पेरेंटल रूट के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि तमाम इंजेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंजेक्शंस चाहे वो आईवी टाइप हो, चाहे आईएम हो, चाहे एससी हो, चाहे इंटरडर्मल हो, चाहे कुछ अलग तरीके का हो, ठीक है। इन सभी इंजेक्शंस को समझने के लिए आप समझिए, यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, यहाँ से डायग्राम से समझाया जा रहा है। ये हमारी स्किन है, समझे, ये क्या है, स्किन की लेयर है, ठीक है। स्किन में आप समझिए कि ये देखिए यहां से यहां तक ये लेयर जो है एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के स्किन कहलाती है। स्किन के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर यहां मसल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने कहा कि पहले ये जो है इंट्राडर्मल वाला है, ठीक है। ये इंजेक्शन जो इंट्राडर्मल का दिया जाता है, इस पे हम लोग 15 डिग्री पर, ये जो सरफेस है इससे 15 डिग्री के एंगल पर उसको तिरछा करके दिया जाता है। तो डर्मल मतलब डर्मिस वाले स्किन पर यहां तक पहुंचाना है इसको, ठीक है, यहां तक, ये सुई को कम से कम यहां तक पहुंचाना है। यहाँ पर डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में यहीं तक है, थोड़ा यहां तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। डर्मिस तक तो आना चाहिए कायदे से, ठीक है। और इंट्रावेनस में वेन्स तक पहुंचना चाहिए। वेन्स कहां है, देखो, जब इसको हम लोग भेजेंगे तो यहां पर है वेन्स, मसल नीचे, डर्मिस के स्किन के जस्ट नीचे मसल सॉरी वेन होगा, है ना। सबक्यूटेनियस रीजन क्या है, यहां पर है अंदर जाकर के। और इंट्रामस्कुलर कहां है, इंट्रामस्कुलर मसल में, तो यहां पर
इंटरडर्मल में 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोग ऐसे इंजेक्ट करते हैं, और 25 डिग्री पे करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा सीधा, और 45 डिग्री पे करेंगे तो एकदम कहां पर जाएगा, ये सबक्यूटेनियस रीजन पे जाएगा, और इंट्रामस्कुलर रीजन पे जब हम लोग देंगे तो ये 90 डिग्री पर इसको लगाया जाता है, एकदम सीधा लगाया जाता है ये, है ना। तो ये अलग अलग क्या है, कंपैरिजन है एंगल्स का अलग अलग इंजेक्शंस को लगाते समय। आगे हम लोग इन सब रूट को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जैसे हमारे पास इंट्रावेनस रूट है, आईवी रूट के बारे में कहा, तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं डाइजीपाम, एक तरह का ड्रग है जो सीजर्स में दिया जाता है आमतौर पर। डेक्सट्रोज सोल्यूशन हो गया, जो बीएस आमतौर पर लगाते हैं हम लोग, वो ग्लूकोज जैसा आपने सुना होगा, कहीं पर भी जाते हैं उसको ग्लूकोज टांग देते हैं हम लोग बोतल में, उसको डीएस बोलते हैं, डेक्सट्रोज का सोल्यूशन होता है आमतौर पर वो। और एक सेफ्ट्राक्सोन है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। ये सब के इंजेक्शंस अवेलेबल है और ये सब वेन्स में दिए जाते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन है। चलिए, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इमीडिएट इफेक्ट मिलता है, तो लगाते ही मन तुरंत फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ब्लड में तो जा रहा है सारा, है ना। 100% बायो अवेलेबिलिटी है। 100% तो समझ में आ रहा होगा। ये बायो अवेलेबिलिटी एक नया शब्द आपके सामने आया है। इसका मतलब क्या है? बायो अवेलेबिलिटी मतलब जैसे हमने कहा कि 500 मिलीग्राम का, मान लीजिए आपने कोई टैबलेट कंज्यूम किया, सपोज की पैरासिटामोल ही है, आपने कंज्यूम किया और वो एब्जॉर्ब हुआ, और हमने कहा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उसका 50 mg लगभग अंदर बता रहे हैं, वो लीवर ले लेता है। उसके बाद 450 mg जो बचा वही ब्लड में गया, तो उस वही 450 mg जो है कंपाउंड, वही जो ब्लड में गया है वही उसकी बायोअवेलेबिलिटी हुई, इस कंपाउंड की वो बायो अवेलेबिलिटी हुई, ठीक है। तो ओरल रूट से लेंगे तो लीवर ले ही लेता है, लेकिन आमतौर पर जब हम लोग कैसे लेते हैं, आईवी रूट से लेते हैं, तो डायरेक्ट जितना आप ड्रग पहुंचाना चाहते हैं पूरा डायरेक्टली ब्लड में, क्योंकि हम लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, इसीलिए ये 100% बायो अवेलेबल हो जाता है काम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है, 100% है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म है। रिस्क के साथ क्या है, इंजेक्शन लगाया, अंदर कहीं पर क्लॉट बन गया तो समस्या वाली बात है ना। इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए इंजेक्शन लगाने के लिए एक एक्सपर्ट इंसान की जरूरत पड़ती है जो आपको इंजेक्शन लगा पाए, है ना। इसके लिए स्किल की जरूरत पड़ती है ना, सीखा एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए आपको। ये सारी चीजें हैं आईवी रूट के साथ, ठीक है। यहां पर दिखाया जा रहा है, देखो ये वेन्स है ना, इसी वेन्स में इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें तो अगला है इंट्रामस्कुलर रूट। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जैसे आपने ब्लड वेसल्स में एक वेन्स पढ़ा, ठीक है, एक आर्टरीज भी होती, तो आपने जो भी इंजेक्शंस आपने लगाया वो हमेशा वेन्स में लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल तो वो भी है ना। एक रीजन, पहली बात तो ये है कि जो आर्टरीज होती है वो लंग्स के दूसरे टिश्यूज तक जा रही होती है, ठीक है, इसलिए उसमें लगाते हैं, क्योंकि यहां जाएगा तो जहां पर भी ब्लड है वो वहां से हमेशा हार्ट की तरफ जाता है, तो हार्ट के पास पहुंचेगा, जब पंप कर देगा तो हर जगह पहुंच जाएगा, इसलिए वेन्स में लगाते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है, हाई प्रेशर होने की वजह से जब उसको हम लोग पंक्चर करते हैं तो समस्या ज्यादा हो जाती है ना। आप देखिए, अगर इतनी उंगली किसी को कटेगी तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है आमतौर पर, है ना, वो धीरे 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 रुकी जाती है। लेकिन अगर यहाँ की कोई नस काट ले, नस मतलब आर्टरी काट ले, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि आर्टरीज में जब कट लगता है तो उसमें क्योंकि ब्लड अंदर प्रेशर से आता है, ठीक है, इसलिए वहां पर क्लॉटिंग या फिर वो ब्लड का कोगुलेट होना, ब्लड क्लॉट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उस ट्यूब पे छेदी तो कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रेशर आसान है, प्रेशर कम है, इसलिए वो आराम से एकदम से सही हो जाता है। लेकिन आर्टरी में लगाएंगे तो उसमें बहुत लंबा समय चला जाएगा उसको क्लॉट होने में, ठीक होने में, इसीलिए आर्टरीज में हम लोग कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाते, ठीक है। स्पेशल केसेस कई हैं जहां पर लगाते हैं, हालांकि इस लेवल पर आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आईएम रूट के बारे में बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। जैसे एग्जांपल हो गया डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन हो गया, पेन के लिए जो दिया जाता है, डाइक्लोफेनाक सोडियम वगैरह, है ना, और पेनिसिलिन जी हो गया, या वैक्सीन अलग हो गए। डीपीटी की एक वैक्सीन लगती है, डीपीटी के कॉम्बो वैक्सीन बनाई गई है। डीपीटी में 3 बीमारी को ठीक किया जाता है, एक होता है डिप्थीरिया, एक पार्टूसिस, एक टिटेनस, जिसको टिटनेस आप बोलते हैं। 3 बीमारियों की कॉम्बो एक वैक्सीन बनाई गई है, जो बच्चों को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो लगातार कुछ समय पे दिया जाता है, ठीक है, वैक्सीन को। ये सारी वैक्सीन हो गई, या पेनिसिलिन जी हो गई एंटीबायोटिक जो है, और ये पेन रिलीविंग है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन। ये सब के सब कैसे लगाए जाते हैं, मसल्स में डायरेक्टली दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पर है। एडवांटेज के बारे में बात करें तो ये फास्टर देन ओरल है, ओरल से ज्यादा तेज काम करता है ये। सुटेबल फॉर डिपॉट प्रिपरेशंस, जहां पर डिपॉट प्रिपरेशंस के बारे में बात की जाती है, जैसे इंसुलिन के डिपॉट्स भी आते हैं, है ना, जहां पर धीरे धीरे रिलीज करना होता है, मसल्स में ढेर सारा डाल दिया हमने और धीरे 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 ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पर काम ज्यादा बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो यहाँ पे पेन होता है ना, इंट्रामस्कुलर में ज्यादा पेन होता है, एब्सेस ज्यादा होता है, ठीक है, नर्व डैमेज पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको डायरेक्ट मसल्स में जाना है और बीच में ढेर सारे न्यूरॉन्स पड़ते हैं, तो ये सब समस्या हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा आईएम वाला कम हम लोग प्रीफर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इंट्रामस्कुलर। यहाँ देखो ये बात किया जा रहा है यहाँ पर, ये पूरा
यहाँ पर ये स्किन है हमारी, और उसमें जब लगाया जाता है तो देखो 90 डिग्री पे इसको लगाया जाता है ना, एकदम सीधा लगाया जाता है, तो यहाँ जाकर के ये मसल्स में पहुंचता है और अपने ड्रग को रिलीज किया जाता है। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे ये कोरोना वैक्सीन में इसी तरह से लगाया जाता है, यही ये शोल्डर वाली मसल है, ठीक है, ये ट्रूसर मसल, इसे सीधा पकड़ के लगाया जाता है। अगला रूट है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस में क्यूटिन नाम की जो लेयर है उसके जस्ट नीचे लगाया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर हमने बताया था कि इंसुलिन होता है, इंसुलिन लगाया जाता है। डायबिटीज के केस में इंसुलिन के इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से ही दिए जाते हैं। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जिसका इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, जिस पेशेंट को उसकी जरूरत होती है उसको। अगर इसके एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो देखो ये भी स्लो है थोड़ा सा, सस्टेन्ड एक्शन है, मतलब लंबा समय पर इसका एक्शन मिलेगा। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, इसको अपने से लगाया जा सकता है, इतना आसान है ये, है ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल वॉल्यूम ही सिर्फ इसका लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं हम लोग लगा सकते। ठीक है, पेन या नेक्रोसिस हो सकती है इरिटेशन के साथ। पेन मतलब दर्द, नेक्रोसिस मतलब वो सेल डैमेज हो सकती है, सेल की डेथ को नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या सेल की नेक्रोसिस हो जाती है, उसके अंदर कंटेंट बाहर आता है, इसीलिए इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको दबाते हैं, और जब स्किन बंद निकलता है वहां लगा देते हैं हम लोग फटाक से 45 डिग्री पर एंगल पर लगाते हैं। देखिए इंजेक्शन के केसेस में आपको एंगल याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबक्यूटेनियस में 45 एंगल डिग्री का एंगल होता है, ये समझना पड़ेगा आपको ना। देखो यहाँ एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस रीजन, सबक्यूटेनियस में सबक्यूटेनियस लगा देना है। अगर हम लोग इसको ऐसे दबा करके नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहुंचाना टारगेट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बंच आउट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर इजिली यहाँ हम लोग पहुंच सकते हैं अपने नीडल के थ्रू और उस ड्रग को वहां पर रिलीज करा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सबक्यूटेनियस रूट। इसमें एक और है इंट्राडर्मल रूट, डर्मिस के जस्ट नीचे हम लोग लगाते हैं, और ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने का तरीका बताया जा रहा है। ये एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे डर्मिस होता है, यही डर्मिस में लगाना होता है हमको। ठीक है, क्या इसमें होता क्या है, देखो बीसीजी की वैक्सीन इसके एग्जाम्पल्स है। बैसिलस कामेट ग्वेरिन इसको बोलते हैं हम लोग, ये इसकी वैक्सीन होती है। एलर्जी टेस्टिंग की वैक्सीन भी इसी इंटरडर्मल इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है हमेशा से, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। एलर्जी के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनका पूरा ढेर सारे टेस्ट हैं उसमें, और सारे टेस्टों को मिला करके हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, एडवांटेज के बारे में बात करें तो इंटरडर्मल जो है यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्टिंग, सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। वैक्सीन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत कम स्मॉल वॉल्यूम्स में ही इसको हम लोग दे सकते हैं। जैसे आईवी रूट में वॉल्यूम वाला ज्यादा नाटक नहीं है ना, जितना भी देना चाहे आप उतना दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, टॉपिकल रूट्स के बारे में। ठीक है, टॉपिकल रूट्स मतलब ऊपर ऊपर से स्किन के थ्रू, जहां पर भी टॉपिकल या इसी को लोकल भी बोलते हैं, है ना। लोकल रूट्स जहां पर जो समस्या है वहीं पर डालकर हम लोग इसको दवा को इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल जो हमारे पास है वो स्किन है। स्किन पे लोकल भी मिलता है, सिस्टमिक भी इफेक्ट मिलता है। लोकल इफेक्ट के लिए क्या, जैसे क्लॉट्रीमाजोल क्रीम एक तरह का, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, तो इसको हमेशा हम लोग कहाँ लगाएंगे, जहां पर फंगल इन्फेक्शन है वहीं पर डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे और इसका हम लोग इफेक्ट पालेंगे। सिस्टमिक इफेक्ट पाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन पैच लिए जाते हैं एंजाइना जैसी बीमारियों के लिए, है ना। उसको स्किन पे हम लोग लगाएंगे, स्किन के जस्ट नीचे थोड़ा सा पैच लगता है वो, और धीरे 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 वो क्या करता है, नाइट्रोग्लिसरीन रिलीज करता रहेगा और वो ब्लड में जाता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक शब्द जहां जहां आए आप समझ जाइएगा कि ये ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या स्किन के साथ साथ यहाँ पर आई, ईयर, नोज के अलग अलग ड्रॉप्स आते हैं, जैसे टीमोलॉल हो गया आई ड्रॉप, है ना। ये ग्लोकोमा जो आंख में होता है ग्लोकोमा, उस ग्लोकोमा में ये टीमोलॉल नाम की ड्रग का आई ड्रॉप दिया जाता है, तो वहीं पर वो सब ठीक हो जाता है। जहां पर समस्या हो खाली वहीं पर दवाई दे देने को टॉपिकल रूट्स बोलते हैं या लोकल रूट्स बोलते हैं, एकदम आम भाषा में समझिएगा। एक ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, इसमें जो दवाई हम लोग देते हैं कान में होता है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम के की जो दवा है एंटीफंगल है ये। ठीक है, और वो उसका ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आता है, तो कान में डायरेक्टली हम लोग डाल लेते हैं, है ना। तो ये पूरा टॉपिकल रूट्स के बारे में है। तो मुझे लगता है आपको ये अलग अलग रूट्स के बारे में समझ में आया होगा। इनहेलेशन इसमें टॉपिकल में लास्ट है, सेकंड लास्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या करते हैं, हमने बताया था कि आपको साल्ब्यूटामॉल जैसे इनहेलर हो गया, अस्थमा में दिया जाता है साल्ब्यूटामॉल की नाम की दवा, और इनहेलर में भर के दिया जाता है ना, पंप मिलता है उसमें हम लोग पर्र करते हैं और वो पूरी दवाई कहाँ जाती है, लंग्स के लेवल में जाती है, और जब वहां पर म्यूकस जो इकट्ठा हो गया उसके सारे को लेयरिंग को ब्रेक कर देती है ना। तो इस तरह से ये इनहेलेशन यहाँ पर जाता है। एक हेलोथेन गैस है, एनेस्थीसिया में हेलोथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी तरह से इसी रूट्स के थ्रू शरीर में पहुंचाई जाती है इनहेलेशन के थ्रू। अगर आप यहाँ समझे तो देखिए माउथ से ये दिया जाता है और यहाँ पर जाके लंग्स में जाकर वो काम करता है। ठीक है, वो सारे मॉलिक्यूल्स। लास्ट वाला रूट है, ठीक है, इसमें वेजाइनल या यूरेथ्रल रूट। वेजाइनल रूट मतलब वेजाइना के थ्रू, यूरेथ्रल रूट मतलब यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भी क्लॉट्रीमाजोल की वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं। एक बीमारी होती है कैंडिडियासिस नाम की, जिसमें जो एक तरह का एक फंगल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए वेजाइना के अंदर ही क्लॉट्रीमाजोल नाम का एक टैबलेट उसी के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वेजाइना की बीमारी वहीं से डायरेक्टली ठीक कर दी जाती है। एक एंटीसेप्टिक यूरेथ्रल सॉल्यूशंस आते हैं जहां पर यूरेथ्रा में उसको किया जाता है, कई बार
यूरेथ्रल इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू हो सकता है या वेजाइनल में भी, तो वहां पर इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, है ना। आमतौर पर जैसे एक वी वॉश वगैरह आता है, ठीक है, तो उसमें आमतौर पर यही कंपाउंड पाए जाते हैं सारे सारे, वो एक तरह का एंटीसेप्टिक यूरेथ्रल सॉल्यूशन होता है। एडवांटेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट लोकल एक्शन मिलता है, जहां समस्या वहीं पर अप्लाई किया, सब सही हो गया। लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, इसका ब्लड के अंदर से जाकर के किसी और पार्ट में इसका साइड इफेक्ट मिलेगा, ऐसा इसके चांसेस एकदम कम से कम होते हैं, ठीक है। और इसका रैपिड इफेक्ट मिलता है आमतौर पर, बेसिकली कौन सा वाला, इनहेलेशन वाला, इसका बहुत अटैक से तुरंत असर मिलता है इसका। डिसएडवांटेज के बारे में बात की जाए तो इसका सिस्टमिक यूज बहुत लिमिटेड है ना। जितने भी टॉपिकल रूट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लोकल रूट्स, उन सब का सिस्टमिक यूज नहीं है ज्यादा। लोकल इरिटेशन पॉसिबल है यहाँ पर, जहां पर आप अप्लाई करेंगे वहां पर क्या हो सकता है, लोकली उसी जगह पर क्या हो सकता है, इरिटेशन कॉज हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीनों रूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। इंटरनल रूट हम लोगों ने पढ़ा, पैरेंटल रूट पढ़ा और टॉपिकल रूट्स पढ़ा। इन सब की एक छोटी सी समरी हमने बनाया यहाँ पर। अगर जितना आप आज अभी तक आपने पढ़ा है उसका एक समरी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, रूट्स क्लासिफाइड एज इंटरनल, पैरेंटल एंड टॉपिकल। तीन तरह के रूट्स हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है। इंटरनल के अंदर हम लोगों ने ढेर सारे पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ओरल रूट पढ़ा, ठीक है, सबलिंगुअल पढ़ा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, एक बकल पढ़ा और रेक्टल पढ़ा। पैरेंटल में हम लोगों ने आईवी, आईएम, एससी, इंटरडर्मल, ये सारे इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा। टॉपिकल में हम लोगों ने पढ़ा स्किन के बारे में, इनहेलेशन के बारे में, है ना, ईयर के बारे में, नोज के बारे में, आईज के बारे में। तो ये सारे हमने टॉपिकल रूट्स हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि चॉइस जो है ये कौन से रूट से कौन सी दवा को देना है, इट डिपेंड्स ऑन ड्रग। एक दवाई पर डिपेंड करना है, एक पेशेंट पर डिपेंड करना है और अर्जेंसी पर डिपेंड करना है, कितना जल्दी चाहिए, देर में चाहिए, आराम से चाहिए, है ना। इन तीन बातों पर निर्भर करता है कि हमारा वो ड्रग का चॉइस क्या होने जा रहा है, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पर हम लोग बात करें तो देखो, ओरल या रेक्टल रूट से दिया जाता है पैरासिटामोल को, सबलिंगुअल या उसके पैचेस के फॉर्म में देता है नाइट्रोग्लिसरीन को, इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन जनरली इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, और साल्ब्यूटामॉल नाम का जो एक कंपाउंड है जिसको इनहेलेशन के रूप में देता है, अस्थमा में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वेरी शॉर्ट समरी, इसको याद रखेंगे तो पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में आपको अंदाजा चलेगा। तो ये पूरा रहा भैया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस तरह से हम लोग किस किस माध्यम से, किस किस रास्ते से हम लोग दवाई को शरीर में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगला जो अपकमिंग लेक्चर होगा, लेक्चर 3 होगा फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के, हमारे चैट बॉक्स में आकर के आप अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।